दोस्तों स्वागत है आपका पी फॉर पॉलिटी चैनल पे। और हम लेके चल रहे हैं अपनी वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की सीरीज, जिसमें लास्ट टाइम हमने कवर किया था कन्फ्यूशियस को, जिसमें हमने देखा था कि उनकी जो ट्रेडिशनल एजुकेशन जो उन्होंने ली थी उसकी वजह से जो ट्रेडिशनल जो जो थिंकिंग है, उनकी जो राइटिंग्स है, उनकी जो आइडियोलॉजी पे उनका जो इम्पैक्ट है वो हमें देखने को मिलता है। कैसे वो बताते हैं कि जो फैमिली सिस्टम में जो मोरल वैल्यूज़, एथिकल वैल्यूज़ प्रोवाइड करनी चाहिए, जिसकी वजह से यदि एक रोबस्ट फैमिली आपके निकल के आती है तो एक सोसाइटी है, जो सिविल सोसाइटी है, वो भी एक मजबूत सिविल सोसाइटी निकल के आएगी। और एक अच्छी सिविल सोसाइटी आपकी निकल के आती है तो आपका एक अच्छा स्टेट निकल के आएगा। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमने कन्फ्यूशियस को देखा था। आज हम फोकस करेंगे माओ जेडोंग पे। ये भी चाइना से बिलोंग करते हैं, लेकिन सिलेबस को देखा जाए तो सिलेबस के हिसाब से तो आई थिंक सेकंड लास्ट थिंकर होंगे। इसके बाद हम जॉन रोल्स को कंप्लीट करेंगे, फिर आपके जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के जो थिंकर हैं वो सभी कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन जिस हिसाब से मैंने आपको कहा था कन्फ्यूशियस आपका पहले कवर हो जाना चाहिए था, इसलिए मैंने माओ को कवर करवाने से पहले आपका कन्फ्यूशियस को कवर करवाया था। क्यों? क्योंकि हम देखेंगे कि माओ भी कैसे कन्फ्यूशियस से इन्फ्लुएंस थे। माओ के जो फादर थे, ये माओ को जब हम देखेंगे तो माओ अपने आप में ये एक किसान फैमिली से निकल के आते हैं। इनके फादर भी किसान थे जो एक ग्रेन डीलर थे। ठीक है, और वो काफ़ी इन्फ्लुएंस थे, इनके फादर काफ़ी इन्फ्लुएंस थे कन्फ्यूशियस से। और वो बताते हैं कि वो किस हिसाब से जो फैमिली जो कन्फ्यूशियस की आइडियोलॉजी है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं आपकी क्या अपनी फैमिली में। ठीक है, जिसकी वजह से जिसमें हमने देखा था कि बच्चों को जो बोल दिया जाए उसके जो उनके जो बड़े हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी है, जो वो बोल दे वो उसी की आज्ञा का उनको पालन करना है। तो हम देखते हैं कि उनके फादर माओ को काफ़ी क्या लेते हैं, हार्ड हैंडेडली डील करते हैं उनके चाइल्डहुड में। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ माओ क्या देखते हैं, एक तो फैमिली सिस्टम तो चलो ठीक है, जब वो बाहर अपने खेतों में निकलते हैं तो तब देखते हैं कि जो खेत है ना वो लैंड लॉर्ड्स के हैं, और जो किसान है, जो काम करने वाले हैं, उनके साथ बहुत ही ब्रूटली डील करते हैं। जो लैंडलॉर्ड हैं उन पे यदि रेंट टाइम पे प्रोवाइड नहीं किया तो उन पे कोड़े बरसा दिए, उनको कुछ पनिशमेंट दे दी। तो इन सब चीज़ों के बारे में वो देखते हैं और उनके आइडियाज़ इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। ठीक है, तब हम देखेंगे कि मार्क्स और माओइज्म में एक सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है। इन सब चीज़ों को लेकर आज हम माओ जेडोंग को कवर करने वाले हैं। ठीक है, और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन करना ना भूलें आप। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वहाँ पे क्या है, जैसे कल और आज में भी मैंने आई थिंक 100 के अराउंड क्वेश्चन पोस्ट किए हैं, आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, वो जाके आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। अलग अलग टॉपिक के रिगार्डिंग है। उससे आपको क्या होगा कि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है वैसे तो, लेकिन आपको ये पता लग जाएगा कि आपकी जो बेसिक जो तैयारी है वो कितनी अच्छी है। ठीक है, तो वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं और क्विज अटेम्प्ट अपनी कर सकते हैं। खैर, तो स्टार्ट करते हैं अपने माओ जेडोंग को आज। ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया कि उनका जो जन्म है वो हुनान प्रोविंस चाइना में होता है, और उनके जो फादर हैं वो के किसान फैमिली से निकल के आते हैं। उनके फादर किसान है और एक क्या है, ग्रेन डीलर है। यहाँ पे उनके जो फादर हैं वो कन्फ्यूशियस से काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड है। तो वो जो जितनी भी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं कि आपके जो कस्टम है, हेरिटेज है, जो आपके एंसेस्टर से मिले हैं आपको, वो उन्हीं उन्हीं के साथ अलाइन रहना है और उन्हीं को क्या करना है, कैरी फॉरवर्ड करना है। लेकिन माओ जिस हिसाब से खेतों में जो लैंडलॉर्ड हैं उनकी जो ब्रूटल हिसाब से जो वो डील कर रहे हैं किसानों के साथ, तो उसको वो देखते हैं। और इसकी वजह से वो क्या होते हैं, इन्फ्लुएंस्ड होते हैं कि भाई इसको तो चेंज करने की ज़रूरत है। ये जो ट्रेडिशनल का जो कॉन्सेप्ट चल रहा है ना, इसमें तो बहुत बड़े चेंजेस करने की ज़रूरत है। इसके बाद हम देखते हैं कि उनका जो एजुकेशन है वो लोकल स्कूल में वहीं से होता है, और उसके बाद वो अटेंड करते हैं एक टीचर ट्रेनिंग स्कूल, कहाँ पे, चांगसा में। ठीक है, फिर उसके बाद जो उनके रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ हैं जो एक्सपोज होते हैं, वो 1911 में जो सिन्हाई जो रेवोल्यूशन होता है वो किसके खिलाफ होता है, आपका क्विंग डायनेस्टी के खिलाफ होता है। उसके बाद क्या है कि वो डायनेस्टी आपकी खत्म हो जाती है। अब उन्होंने क्या किया था, काम भी किया था आपका यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी इन बीजिंग। ठीक है, वहां पे वो इन्फ्लुएंस्ड होते हैं आपके मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी से। अब यदि आपसे कोई पूछे कि सबसे बड़ा जो डिफरेंस आपसे पूछा जाए कि माओइज्म में और मार्क्सिज्म में क्या डिफरेंस था, मार्क्स की, कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी में और माओ की आइडियोलॉजी में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, तो सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि जब हमने मार्क्स देखा था तो उस टाइम पे इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रही है। ठीक है, जो कैपिटलिस्ट क्लास है वो वर्कर के साथ क्या कर रही है, वो भी ऐसे ब्रूटली डील कर रही है, अपने प्रॉफिट की तरफ ध्यान है उनका। तो जितनी जो इंडस्ट्री है वो क्या है, अर्बन एरियाज में। ठीक है, तो वो बताते हैं कि जो अर्बन एरियाज के वर्कर हैं वो रेवोल्यूशनरी होंगे। ठीक है, मार्क्स कहते हैं। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि जो माओ है वो एक किसान परिवार से आते हैं। ठीक है, उनके फादर किसान है, और वो देखते हैं खेतों में जाके कि जो लैंडलॉर्ड है वो कितना ब्रूटली डील कर रहे हैं आपके फार्मर्स के साथ, उन पे कोड़े बरसा रहे हैं। यदि टाइम पे रेंट प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है उनको तो वो कोड़े बरसा रहे। तो जब भी हम कोई भी थिंकर पढ़ते हैं तो हमें उसका जो चाइल्डहुड है, उनके जो माता पिता हैं, उनके बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि जब भी कोई थिंकिंग आपकी भी यदि थिंकिंग आइडियोलॉजी डेवलप होती है तो आपके एक्सपीरियंसेस, चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस से, जब आप यंग होते हैं, जो वो एक्सपीरियंसेस आप लेते हैं अपने चारों ओर, उसकी वजह से आपकी उस टाइप की आपकी आइडियोलॉजी डेवलप होती है, उस टाइप की आपकी थिंकिंग निकल के आती है। तो इसलिए माओ कहते हैं कि नहीं, ऐसी बात नहीं है कि जो रेवोल्यूशनरी होंगे वो आपके अर्बन वर्कर्स होंगे। यहाँ पे तो असली पंगा तो चल रहा है
खेतों में, जहां पे लैंडलॉर्ड क्या कर रहे हैं, आपके बुरी तरह डील कर रहे हैं किसानों के साथ। तो जो किसान है ना, वो मेन रेवोल्यूशनरी होंगे। क्यों? क्योंकि खेती कभी शहर में तो होती नहीं है। तो खेती कहाँ होती है कि शहर के आसपास जो गांव है चारों ओर, वहां खेती होती है। तो वहां के जो किसान है ना, वो मेन रेवोल्यूशनरी होंगे, रेवोल्यूशन लाना है तो। ठीक है, तो ये बड़ा डिफरेंस है आपके कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी में और माओ की आइडियोलॉजी में। ठीक है, वो फाउंडिंग मेंबर होते हैं आपके, बेसिकली फादर भी माने जाते हैं, जिस हिसाब से वो अपने आप की जो जो डिप्लोमेसी वो स्टैब्लिश करते हैं। तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी 1921 में वो बनाई जाती है, जिसके वो फाउंडिंग मेंबर भी होते हैं। और ये जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है, फोकस करती है आपके रूरल पेजेंट्री पे, बेसिकली जो रूरल गांव में जो किसान है उन पे फोकस करती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये फोकस नहीं करती सब अर्बन जो सेंटर स्ट्रेटेजिक अदर कम्युनिस्ट, कि जैसे अदर जो आपके कार्ल मार्क्स है, वो आपके किस पे, जो अर्बन वर्कर्स हैं जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं उन पे फोकस करते हैं कि वो रेवोल्यूशनरी हैं, उनको रेवोल्यूशन लाना पड़ेगा। यहाँ पे आपके ये फोकस करते हैं कि असली पंगा कहाँ चल रहा है, खेतों में चल रहा है, लैंडलॉर्ड कर रहे हैं। तो जो रेवोल्यूशनरी होगा वो क्या होगा, वो वहां का किसान होगा, जो जहाँ पे जो शहर के आसपास जो जमीनें हैं वहां पे जहाँ खेती होती है। ठीक है, वो क्या करते हैं, वो लीड करते हैं आपके किसको, रेड आर्मी को, ड्यूरिंग सिविल वॉर अगेंस्ट केएमटी पार्टी। अब ये केएमटी पार्टी कहां से आ गई, क्योंकि उस टाइम पे क्या था कि जो चाइना की जो मेनलैंड जो है ना, यहाँ पे केएमटी पार्टी रूल करती थी। और केएमटी पार्टी कोई नहीं है, वही है जो आज के टाइम पे ताइवान में है। लेकिन पहले ये पूरी मेनलैंड चाइना पे रूल करती थी, ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज को प्रमोट करती थी। और उससे कहीं ना कहीं माओ अपने परेशान थे। वो सिंगल पार्टी अपनी स्टैब्लिश करना चाहते थे, जो कि स्टैब्लिश की थी इन्होंने, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। तो इसके खिलाफ वो रेड आर्मी अपनी केएमटी के खिलाफ उतार देते हैं, पार्टी के खिलाफ। ठीक है, और उसमें क्या होता है कि केएमटी पार्टी की हार हो जाती है और उनको मेनलैंड चाइना से खदेड़ दिया जाता है, जो आपकी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा। और रेड आर्मी जो है, और उनको कहाँ शिफ्ट कर दिया जाता है, ताइवान में, जिसको ताइपी भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसलिए आज के टाइम पे वो तो जो ताइवान को जब भी आप न्यूज में सुनते हैं तो डेमोक्रेटिक वैल्यूज को, इलेक्शन वगैरह ये सब करवाते हैं, इसको प्रमोट करते हैं। लेकिन चाइना में क्या है, सिंगल पार्टी सिस्टम है। जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जब स्टैब्लिश हुई थी आपके माओ के द्वारा, जो फाउंडिंग मेंबर भी थे, फादर भी माने जाते हैं, आगे उनके मेन जब वो लीड करेंगे आपके कम्युनिस्ट पार्टी को, तो उनके जो कैंपेन है उनके बारे में भी हम देखेंगे। एक तो उन्होंने कंडक्ट करवाया था लॉन्ग मार्च 1934 से 35, क्योंकि 1949 में तो चाइना बना था 1 अक्टूबर को, जिसमें यही था कि इन्वेड करना जो केएमटी की फोर्सेज है, कि वही जो पॉलिटिकल पार्टी जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज को प्रमोट करती है, आज के टाइम पे ताइवान में, उस टाइम पे मेनलैंड जो चाइना था उसमें केएमटी डील करती थी। तो उस पार्टी के खिलाफ जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की जो रेड आर्मी है वो क्या कर देती है, इन्वेड कर देती है। और माओ यहां से अपनी क्या करते हैं, लीडरशिप स्टैब्लिश कर देते हैं चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी में। ठीक है, और वो क्या करते हैं, जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो 1 अक्टूबर चाइना का स्टैब्लिशमेंट होता है 1 अक्टूबर 1949 में। ठीक है, और किसको डिफीट करके, आपकी केएमटी पार्टी को। और ये केएमटी पार्टी कहां चली जाती है, आपकी ताइवान में चली जाती है, जो आज के टाइम पे भी आपकी मेन, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो सीसीपी है, जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है, वो जो कम्युनिज्म को लेकर चलती है, सिंगल आइडियोलॉजी है, वहां पे डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं है। बशर्ते वो बोलते तो है यहाँ पे हमारी डेमोक्रेसी है, लेकिन सबको पता है किस टाइप की डेमोक्रेसी है। उनका अपना फेसबुक है, ठीक है, उनका अपना क्या है, व्हाट्सएप है, उनकी अपनी खुद की यूट्यूब है। तो वहाँ पे इन्फॉर्मेशन का कोई एक्सचेंज का कोई चक्कर है ही नहीं, वहाँ ना तो कोई राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन का चक्कर है। तो ये सब चीज़ें हैं, और आपके ताइवान में सब कुछ है, आपकी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को प्रमोट करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे चाइना क्या होता है कि जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है वो चाइना का एस्टैब्लिशमेंट करती है, आपको बोला जाता है उसको पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, केएमटी को हराकर। अब जो लीडरशिप स्टार्ट होती है माओ की, उसमें सबसे पहला वो रिफॉर्म्स लेके आते हैं। वो क्या करते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड करते हैं। किससे, लैंडलॉर्ड से, आपका किसानों में। क्योंकि जिस हिसाब से उनके एक्सपीरियंसेस रहे हैं, उनमें सबसे बड़ी चीज यही रहती है कि वो देखते हैं कि जो लैंडलॉर्ड हैं वो किसानों के खिलाफ किस हिसाब से वर्क कर रहे हैं, ठीक है, कितना ब्रूटली उनसे डील कर रहे हैं। तो इसलिए वो क्या करते हैं आपके, कि जो जमीनें छीन के लैंडलॉर्ड से और किसानों में क्या कर देते हैं, बांट देते हैं। दूसरा उन्होंने वो स्टार्ट किया आपका 100 फ्लावर कैंपेन 1956 में। ये जो कैंपेन है, ये सुन के आपको इतनी हंसी आएगी कि 100 फ्लावर कैंपेन 1956 में माओ ने स्टार्ट तो किया, लेकिन इसका जो रियल मोटिव ये था माओ का, क्योंकि उस टाइम पे जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज है, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन का है, क्रिटिसाइज का है, रिफॉर्म्स का है, ठीक है, तो ये बोलबाला था ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेकिन यहाँ पे माओ क्या करते हैं कि ठीक है, हमें भी चाइना में क्या चाहिए, इंटेलेक्चुअल चाहिए, जो हमें क्रिटिसाइज करें, जो रिफॉर्म्स की बात करें, जो इंप्रूवमेंट ला सके चाइना में। ठीक है, तो फ्लावर का मतलब यहाँ पे यही था कि इंटेलेक्चुअल चाहिए हमें, कि 100 इंटेलेक्चुअल। तो वो बताते हैं 100 फ्लावर कैंपेन चलाई जाती है 1956 में। अब क्या होता है कि वो बताते हैं कि आप क्या करो, आप क्रिटिसाइज करो, आप बताओ कि हमारे अंदर क्या कमियां खामियां हैं, हम उसको इंप्रूव करेंगे, चाइना को बेटर बनाएंगे। लेकिन जैसे ही ये कैंपेन स्टार्ट होता है, इतना भयंकर क्रिटिसिज्म उनको झेलना पड़ता है कि ये कैंपेन ही उनके अगेंस्ट वर्क करने लगता है। तब उनको समझ में आ जाता है कि यहाँ पंगा हो गया, यहाँ तेरी लीडरशिप क्या होगी, खतरे में आ गई, अब इसको बचाना है। तो वो रिवर्स गेयर पे आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि ये जो कैंपेन मैंने स्टार्ट किया था ना, ये तो इसलिए स्टार्ट किया था ताकि सांप को बिल से निकाल सकूं। ठीक है, ये तो एक चारा डाला था मैंने कि जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है, इसमें मेनलैंड चाइना में रहते हुए
किस 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 जो लोग हैं, कौन कौन से जो लोग हैं, इंटेलेक्चुअल लोग हैं जिनके मन में जहर है हमारे लिए, तो जिसने जो क्रिटिसाइज किया था, जिसने रिफॉर्म्स की डिमांड की थी, उन सबको उठा लिया जाता है, किसी को मार दिया जाता है, किसी को जेल में पटक दिया जाता है। ठीक है, ऐसे तो क्या होता है, आपके 100 फ्लावर कैंपेन का दी एंड हो जाता है। ठीक है, जिसमें उनके अगेंस्ट ही कैंपेन स्टार्ट हो जाता है। तो आज उसकी 1956 की 100 फ्लावर कैंपेन की सीख लेते हुए आज भी हम चाइना में ये चीज देख पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं कि चाइनीज जो कम्युनिस्ट पार्टी है आज के टाइम पे भी वो बिल्कुल भी जो आपकी जो राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करती है। फॉर एग्जाम्पल, आज के टाइम पे आपने देखा होगा, 1.5 साल पहले जैक मा को आप सभी जानते होंगे, जो अलीबाबा जो कंपनी है उसके फाउंडर हैं। 1.5 साल पहले उन्होंने मीडिया में, इंटरनेशनल मीडिया में थोड़ा सा क्रिटिसाइज कर दिया था कम्युनिस्ट चाइनीज, जो आपकी चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है, इसको थोड़ा सा क्रिटिसाइज कर दिया था कि वहां पे क्या है कि रिफॉर्म्स की थोड़ी जरूरत है। ठीक है, थोड़े और भी जो लीडरशिप लाने की जरूरत है। तो इसके लिए उन्होंने थोड़ा सा जो कम्युनिस्ट पार्टी है इसको क्या कर दिया था, क्रिटिसाइज कर दिया था। उसके बाद पिछले 2 साल में आपने कहीं भी जैक मा को कोई बड़े इंटरनेशनल इवेंट में, किसी कॉन्फ्रेंस में, ठीक है, किसी भी जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज के बारे में या कुछ भी बोलते सोसाइटी के बारे में, ठीक है, इतनी ज्यादा दिक्कतें हैं चाइना में, लेकिन आपको पिछले 2 साल में जैक मा कहीं भी आपको मीडिया में नहीं दिखाई दिए होंगे। ये पावर है आपकी कम्युनिस्ट जो कम्युनिस्ट पार्टी है चाइना की, वो, क्योंकि उनको पता है कि जो बड़े बड़े जो बिलियनियर हैं उनके, यदि वो बात करने लगे, एक बार उनके जो इंटेलेक्चुअल हैं वो बात करने लगे कि हमें रिफॉर्म्स की जरूरत है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज की जरूरत है, तो जनता के जो आंखों के आगे जो पर्दा लगाया हुआ है ना कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने, वो उतर जाएगा। और यहाँ पे 101% जो कम्युनिस्ट पार्टी चाइना इतने साल से सिंगल पार्टी रूल कर रही है, तो लोगों को जैसे ही वो पर्दा हटेगा, लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एकदम रिवोल्ट कर देंगे। तो इसलिए वो 100 फ्लावर कैंपेन से आज तक जो कम्युनिस्ट चाइना पार्टी, जो आपकी जो कम्युनिस्ट पार्टी है चाइना की, वो सीख लेती है। दूसरा क्या है, वो लॉन्च करते हैं ग्रेट लीप फॉरवर्ड 1958 से 1962, जिसमें वो क्या करते हैं, इकोनॉमिक एंड सोशल कैंपेन एम टू रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, बेसिकली इसमें क्या है कि इसकी वजह से विच रिजल्ट ए मैसिव फेमाइन एंड कॉज ऑफ मिलियन ऑफ डेथ्स, जिसकी वजह से क्या होता है, ग्रेट लीप फॉरवर्ड का मतलब यही है कि उनकी सोसाइटी पहले क्या थी, चाइनीज सोसाइटी एग्रीकल्चर पे बेस्ड थी। ठीक है, वो खुद इसी समुदाय से आते हैं, किसान परिवार से आते हैं। ठीक है, तो वो कहते हैं कि हमें रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन करना पड़ेगा। ठीक है, जो खेती वेती से थोड़ा हट के हमें रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन करना पड़ेगा। इसकी वजह से उनकी क्या होती है, उनकी जो खेती है ना वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब इसमें ही वो इतने बड़े इंटेलेक्चुअल होते हैं कि वो इंडिया को बताते हैं कि इंडिया में मूर्ख रहते हैं, चाइनीज जो गवर्नमेंट है वो कहती है कि इंडिया में मूर्ख रहते हैं। जरा अपने फाउंडिंग फादर को देखो कि उसने ग्रेट लीप फॉरवर्ड में एक कैंपेन चलाया, 4 पेस्ट कैंपेन। 4 पेस्ट का मतलब यही है कि 4 चीजें मार गिरानी हैं। उनको किसी ने ये बताया कि ये जो 4 चीजें हैं ये क्या करती है, खेती को खराब करती हैं, तो इन चीजों को मार दो। पहला चूहा, दूसरा चिड़िया, तीसरा मक्खियां, चौथा मॉस्किटोज, मच्छर। ठीक है, कि इन चारों को मार दो, आपकी फसल ये ज्यादा से ज्यादा आपकी फसल को डैमेज करते हैं, तो इन चारों को मार दो। तो जो भी लोग इनको मार के लाते थे, कम्युनिस्ट चाइना पार्टी जो है वो उनको रिवॉर्ड देती थी। इनको इतनी बेसिक साइंस नहीं पता कि ये सभी आपके पॉलिनेशन, जो पेड़ आपस में पॉलिनेशन करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, उसमें हेल्प करते हैं। इन्होंने उन्हीं को मरवा दिया, मक्खियों को, चिड़िया को, इन सभी को मरवा दिया। ये नेचुरली आपका नेचर को बैलेंस करती हैं, आपने उन्हीं को मरवा दिया। तो इसकी वजह से इतना भयंकर इनकी जो क्राइसिस आता है, इनकी बेसिकली जो इनकी जो खेती है वो इतनी बुरी डिस्ट्रॉय होती है कि वहां पे क्या होता है, मिलियंस की डेथ हो जाती है। इसी की वजह से उस टाइम पे एक आइडियोलॉजी, एक नैरेटिव स्टार्ट किया जाता है कि वेट मार्केट्स, जब आपने सुना होगा जब कोरोना स्टार्ट हुआ था तब आपने काफी बार सुना होगा कि जो वायरस है ये पेंगोलिन वगैरह या चमगादड़ से निकल के आया है और ये आया है चाइना के वेट मार्केट से। वेट मार्केट का मतलब यही है कि वहां पे बेसिकली कच्चा मीट मिलता है। वेट का मतलब गीला, ठीक है, वहां पे कच्चा गीला मीट मिलता है, वो कच्चा ही खाते हैं। तो ये इनकी सोसाइटी में कैसे इंट्रोड्यूस हुआ, पहले तो ये खेती करते थे, ये किसान थे। तो ये जो वेट मार्केट, जो कच्चे मीट का जो कॉन्सेप्ट है वो यहां से निकल के आता है कि इतना भयंकर इनके यहाँ पे क्या भुखमरी आ जाती है कि अनाज नहीं होता खाने के लिए। तो फिर यहाँ पे लोगों के दिमाग में इंट्रोड्यूस किया जाता है कि एक नैरेटिव चलाया जाता है कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा ही कि आपको क्या करना है, आपको बेसिकली ये जो आपको जितने भी चारों ओर जो भी आपको जो दिख जाए, सांप वगैरह, चमगादड़ वगैरह, पेंगोलिन वगैरह, इनका वेट मीट्स खाना है और इससे क्या होता है, आपकी न्यूट्रिशन वैल्यू आपकी बढ़ती है, ऐसा बताया गया। तो इस वजह से उस टाइम पे
जो आपके वेट मार्केट्स का जो नैरेटिव स्टार्ट किया गया, वो आज तक भी आप चाइना में देख पा रहे हैं कि वेट मार्केट का बहुत बड़ा बिजनेस है वहाँ पे। ठीक है, लोग जो कच्चा वेट मीट है वो डायरेक्टली खा जाते हैं, जिसकी वजह से वायरस भी अब ये बताया गया था। वो तो अलग बात है कि डब्ल्यूएचओ के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने अपना मुंह नहीं खोला, पता नहीं कितने पैसे गए हुए हैं। ठीक है, कल्चरल रेवोल्यूशन की बात करते हैं। खैर, इस पे वापस आते हैं, जब इंटरनेशनल रिलेशन करेंगे ना तब मजा आने वाला है, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, कल्चरल रेवोल्यूशन देखते हैं 1966 में। ठीक है, तो वो कल्चरल रेवोल्यूशन का मतलब यही है कि वो कहते हैं कि इकोनॉमिक रेवोल्यूशन से काम नहीं चलेगा, हमें कल्चरल रेवोल्यूशन भी करना पड़ेगा। तो ये जो कल्चरल रेवोल्यूशन 1966 में स्टार्ट किया गया है, ये आज तक भी चल रहा है। इस हिसाब से जरा ध्यान करो, जो विगर जो कम्युनिटी है जो आपके सिंसियांग प्रोविंस में रहती है, मुस्लिम कम्युनिटी है, तो जितनी भी जो मस्जिद की जो स्ट्रक्चर होती है ना, आप इंडिया में देखोगे कि जितनी भी मस्जिद की जो स्ट्रक्चर है, आर्किटेक्चर है, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बेसिकली, वो अलग टाइप का होता है। लेकिन चाइनीज गवर्नमेंट ने क्या किया है, कल्चर रेवोल्यूशन के चलते ही उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक रेवोल्यूशन की जरूरत नहीं है, सोसाइटी को एक करना पड़ेगा, एक कल्चर लाना पड़ेगा, इसलिए कल्चर रेवोल्यूशन भी हमें क्या करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा, इससे ही यूनिटी आती है। तो वो क्या करते हैं, आज के टाइम पे भी आप देखेंगे जो सिंजियांग प्रोविंस है जो आपके जस्ट तिब्बत के ऊपर है, वहाँ पे विगर कम्युनिटी रहती है, आपकी जो मुस्लिम कम्युनिटी है, उनकी सभी मस्जिदें तुड़वा दी गई हैं, क्योंकि उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो चाइनीज जो कम्युनिस्ट पार्टी के हिसाब से जो चाइनीज इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे अलग है। तो उन्होंने जो चाइना का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस हिसाब का ही मस्जिदों का इंफ्रास्ट्रक्चर बनवा दिया है। तो जो कल्चरल रेवोल्यूशन 1966 में स्टार्ट किया था, उसका इंपैक्ट आज तक भी उसको लेके चल रहे हैं। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ जब इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ेंगे तब बड़ा मजा आने वाला है इस बारे में। ठीक है, खैर कल्चरल रेवोल्यूशन पे फोकस करते हैं, जिसमें वो आपको क्या बताते हैं कि आपको जो कल्चर का जो एलिमेंट है ना, वो चाइनीज सोसाइटी में भी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। आपको इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की जरूरत नहीं है, आपको कल्चर रेवोल्यूशन की भी आपको क्या है, जरूरत है। ठीक है, इसमें उसके बाद क्या है कि जो मोमेंट है लीड टू वाइड स्प्रेड केओस की, जिसकी वजह से क्या है, काफ़ी जब उनकी जो मौत हो जाती है उसके बाद काफ़ी जो केओस स्टार्ट हो जाता है सोसाइटी में इस कल्चर रेवोल्यूशन की वजह से, क्योंकि ऐसा तो होना ही है। जब आप एक कल्चर की बात करेंगे, आज तो काफ़ी पैसा है चाइनीज गवर्नमेंट के पास। ठीक है, आप जो आपकी जो ह्यूमन राइट्स जो सो कोल्ड ह्यूमन राइट्स जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो इंडिया को क्रिटिसाइज कर सकती हैं कि आपने आपकी जो माइनॉरिटी है वहाँ पे ये हालत हो रही है, आप ये कर रहे हो, आप वो कर रहे हो। जरा ये बात नहीं करते सिंजियांग प्रोविंस के बारे में। ठीक है, जो विगर जो वहाँ पे जो आपके जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनका उनकी इवन जो दाढ़ी है वहाँ तक कटवा दी गई है, उनका जो पहनने का लाइफस्टाइल है वो चेंज करवा दिया गया है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है मस्जिदों का वो चेंज करवा दिया गया है। ठीक है, अब देखते हैं कि उन्होंने जो लेटर ईयर्स और उनकी डेथ के बारे में देखते हैं कि उनकी जो हेल्थ की वजह से उनकी क्या है, बीजिंग में 82 ईयर्स की डेथ में एज में 1976 में उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। अब देखते हैं उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स। खैर इसमें ज़्यादा बात होगी इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में, कि तब हम देखेंगे अच्छे से बात करेंगे चाइनीज़ गवर्नमेंट के बारे में, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, कि इसके इंटेलेक्चुअल ऐसे थे कि इन्होंने 4 पेस्ट कैंपेन स्टार्ट कर दिया था। इनके इंटेलेक्चुअल ऐसे थे कि पहले तो इन्होंने क्या किया था कि 100 फ्लावर कैंपेन स्टार्ट कर दिया, और वो जब नहीं इनसे झिला तो उन्हीं लोगों को अंदर कर दिया। ऐसे तो इंटेलेक्चुअल चाहिए इनको। ठीक है, खैर जो इंपॉर्टेंट वर्क है उस पर ध्यान देते हैं। जो पहला जो इनका जो वर्क है, जिसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफ पेजेंट मूवमेंट ऑफ हुनान, यहीं पे पैदा हुए। ठीक है, ये बेसिकली एक टाइप की इन्वेस्टिगेशन है कि वहाँ पे जो किसान है ना, किसान मूवमेंट है ना, जो हुनान प्रोविंस है जहाँ पे वो जन्मे थे, इसमें वो बताते हैं कि एम्फेसाइज करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ किसानों की इंपॉर्टेंस इन रेवोल्यूशन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी में का जो मार्क्सिज्म है और माओ का जो माओइज्म है, उसमें सबसे मोटा डिफरेंस यही है कि रेवोल्यूशनरी कौन होगा, जो रेवोल्यूशन लेके आएगा सोसाइटी में। तो वहाँ पे तो अर्बन वर्कर की बात करता है आपका कार्ल मार्क्स, और यहाँ पे ये बात करते हैं भाई साहब किसानों की। ठीक है, और ये आर्ग्यू करते हैं कि जो रूरल पॉपुलेशन है ना, आर्ग्यूइंग दैट रूरल पॉपुलेशन रेदर देन अर्बन प्रोलिटेरिएट, जैसे मैंने आपको बताया था कि अर्बन जो वर्कर है उनकी बजाय जो आपकी जो किसान वर्ग हैं जो गांव के हैं वो रेवोल्यूशनरी होंगे। ठीक है, जिसमें बात करते हैं, इसमें बेसिकली ये जो आइडिया है, जो ट्रेडिशनल मार्क्सिस्ट जो फोकस करते हैं आपके अर्बन वर्कर्स पे, उसके अगेंस्ट अपना आइडिया देते हैं। ठीक है, और अपना एक क्या करते हैं, अपनी एक आइडियोलॉजी स्टैब्लिश करते हैं, जिसमें बताते हैं कि जो रेवोल्यूशन है वो कौन लेके आएगा, आपके जो गांव के जो किसान है वो लेके आएंगे। गोरिल्ला वेयरफेयर के बारे में वो बात करते हैं 1937 में। ठीक है, जिसमें ये विच इज़ ड्यूरिंग द सेकंड जो आपका चाइना जापानीज वॉर होता है, क्योंकि गोरिल्ला वॉरफेयर का यही कॉन्सेप्ट होता है कि मार के भाग जाओ। बेसिकली जो सामने वाली जो आपकी जो आर्मी है, यदि वो स्ट्रॉन्ग है, इन नंबर्स ज़्यादा है, क्योंकि जापानीज जो आर्मी थी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, काफ़ी स्किल्ड थी, तो इसलिए इन्होंने जो गोरिल्ला वॉरफेयर के बारे में बात की थी कि सामने वाले को कैसे हराना है। ठीक है, वो एडवोकेट करते हैं फॉर यूज़ ऑफ स्मॉल और मोबाइल यूनिट्स टू कंडक्ट हिट एंड रन अटैक्स, कि जो छोटी छोटी यूनिट्स हैं जो मार के भाग जाएंगी। ठीक है, अगेंस्ट द लार्जर जो बड़ी और स्किल्ड जो आर्मी है जापानीज की, उसके खिलाफ मोर ट्रेडिशनल मिलिट्री फोर्सेज। ठीक है, उनके खिलाफ बेसिकली ये अपना इस हिसाब से छोटी छोटी यूनिट बनाएंगे और वो छोटे छोटे हमले करेंगे। रात के टाइम पे कर दिया। ठीक है, इनका जो फेमस कोट है वो भी हम देखेंगे। आप देखते हैं उनका ऑन कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है,
अब इसमें वो क्या करते हैं, फिलोसफी बिकेम ए पार्ट ऑफ माओइज्म ब्रॉडर आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क की बात होती है इसमें, जिसमें माओ अप्लाइड करता है मार्क्सिज्म डायलेक्टिक इन to Chinese condition, arguing that the contradictions are driving force to change and development। बेसिकली इसी के बारे में बात करते हैं कि किस हिसाब से जो सोसाइटी में जो चेंजेस आते हैं, डेवलपमेंट आते हैं, तो वो किन किन फोर्सेज की वजह से आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है उनका प्रोट्रैक्टेड वॉर के बारे में बात करते हैं, जब जो जापान है वो अटैक कर देता है आपके चाइना पे। ठीक है, इस हिस्से में भी वो एनालाइज करते हैं, प्रोवाइड स्ट्रेटेजी एनालिसिस ऑफ द वॉर, गोरिल्ला वॉरफेयर के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जो आर्मी है वो चाइनीज जो जापानीज आर्मी है उसके खिलाफ खड़ी नहीं हो पाएगी। तो ठीक है, तो इसकी वजह से वो क्या करेंगे, वो इंपॉर्टेंस प्रोवाइड करते हैं आपका गोरिल्ला वॉर टैक्टिक्स के बारे में, मोबिलाइजेशन ऑफ मासेस, कि मासेस को कैसे कन्वर्ट किया जाए आपका मिलिट्री में, और कैसे उनकी छोटी छोटी यूनिट बनाई जाए ताकि गोरिल्ला वॉरफेयर उनके खिलाफ हो सके जो जापानीज आर्मी है। ठीक है, रात के टाइम पे वॉर कर दिया, छोटा सा मार के भागे, मतलब 1 to 1 फेस टू फेस वॉर नहीं करना, पीछे से छुपके से आपका वॉर करना है। ठीक है, ऑन न्यू डेमोक्रेसी, जो अब ये तो आपको पता होगा कि किस हिसाब की ऑन न्यू डेमोक्रेसी माओ बात कर रहे हैं आपका। ठीक है, कि किस हिसाब की जो 100 फ्लावर कैंपेन है उसमें इन्होंने डेमोक्रेसी प्रोवाइड की थी, जिसमें माओ का जो विजन है फ्यूचर चाइनीज स्टेट किस हिसाब का होगा इसमें बात करते हैं वो। इसमें वो एडवोकेट करते हैं न्यू डेमोक्रेटिक स्टेट। ठीक है, जिस पे कोalition गवर्नमेंट होगी, किन किन क्लासेस की, प्रोलिटेरिएट की, किसानों की, बोर्जुआज की और नेशनल बोर्जुआज की। ठीक है, बेसिकली जो मिडिल क्लास कैपिटलिज्म, इनके बारे में बात करते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है वो एक सिंगल पार्टी है, वो अपने हिसाब से ही डील करती है। नेक्स्ट जो उनका जो वर्क है ऑन द करेक्ट ऑफ हैंडलिंग आपका कॉन्ट्रडिक्शंस अमंग द पीपल, इसमें बेसिकली वो रिटन ड्यूरिंग द 100 फ्लावर कैंपेन के बारे में बात करते हैं, जो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया कि वो स्टार्ट किस लिए किया गया था और उसका आपका जो एंड रिजल्ट है वो क्या निकल के आता है। ठीक है, ए पीरियड ऑफ लिबरलाइजेशन दैट एनकरेज क्रिटिसिज्म कम्युनिस्ट पार्टी। हाँ जी, हम समझ गए जिन्होंने क्रिटिसाइज किया था उनका क्या हाल हुआ था। ठीक है, अब देखते हैं उनके व्यूज रेवोल्यूशन पे। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो रोल ऑफ जो किसानों का जो पेजेंट्री जो रोल है आपका, जो किसानों का रोल है, जैसे कि मैंने आपको एक बड़ा डिफरेंस बताया था कि मार्क्स की जो आइडियोलॉजी है और माओ की आइडियोलॉजी में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि ये एम्फेसाइज करते हैं, जहाँ पे मार्क्स एम्फेसाइज करते हैं अर्बन प्रोलेटेरिएट को, कि जो अर्बन वर्कर है वो प्राइमरी क्या करेंगे, रिवोल्ट स्टार्ट करेंगे और रेवोल्यूशनरी होंगे। वहीं पे आपके माओ क्या बिलीव करते हैं कि जो किसान है ना वो क्या है, मेन फोर्स है बिहाइंड द चाइनीज रेवोल्यूशन, कि चाइना में यदि रेवोल्यूशन लाना है, यहाँ पे जो मार्क्स की जो डायरेक्ट जो अर्बन प्रोलेटेरिएट की आइडियोलॉजी है वो नहीं चलेगी। यहाँ पे पंगा खेतों में है, जो लैंडलॉर्ड है वो किस हिसाब से ब्रूटली डील करना है किससे, किसानों से, तो किसान ही आपका रिवोल्ट करेंगे। ठीक है, इसमें बताते हैं कि ये ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ज़्यादातर जो चाइनीज़ पॉपुलेशन है ना वो किसान है। ठीक है, खेती पे डिपेंड करती है, लेकिन भाई साहब ने खेती को इस हिसाब से डिस्ट्रॉय करा कि वेट मार्केट आ गया, और वेट मार्केट की वजह से कोरोना वायरस आ गया। ठीक है, जो आपने झेला था, तो ये तो बहुत पहले का इम्पैक्ट है, आज का इम्पैक्ट नहीं है वेट मार्केट। ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या बताते हैं कि जो आपका जो किसान वर्ग है ना वो क्या है, मेन रेवोल्यूशनरी फोर्स है, वो ही रेवोल्यूशन लेके आएगा। और इसमें जो वर्क है, जो हमने जो सबसे पहले जो वर्क देखा था कि रिपोर्ट ऑन इन्वेस्टिगेशन ऑफ प्रेजेंट मोमेंट इन हुनान प्रोविंस, जहाँ पे वो जन्मे थे। ठीक है, इसी में वो बात करते हैं आपके कि किस हिसाब से जो किसान है वो आपका रिवोल्ट लेके आएंगे। विदाउट, वो वहाँ पे बताते हैं विदाउट पुअर पेजेंट्स देयर विल बी नो रेवोल्यूशन, कि जो गरीब किसान है उनके बिना कोई रेवोल्यूशन नहीं हो सकता चाइना में। वो प्रोटेक्टेड पीपल्स वॉर के बारे में बात करते हैं, जहाँ पे हमने देखा कि उनका बेसिकली यही है कि गोरिल्ला वॉर के बारे में बात करेंगे वो। ठीक है, और आपका प्रोटेक्टेड वॉर के बारे में बात करेंगे। आइडिया टू यूज गोरिल्ला टैक्टिक्स टू वियर डाउन एनिमी ग्रेजुअली वाइल बिल्डिंग ए रेवोल्यूशनरी स्ट्रेंथ, कि बेसिकली जब वो रेवोल्यूशनरी स्ट्रेंथ आपको गेन करनी है तो धीरे धीरे जो सामने वाली जो पार्टी है ना उसको कैसे गोरिल्ला वॉर के थ्रू आपको ब्रेक डाउन करना है। गोरिल्ला वॉर का मतलब यही है कि आपके पास इतनी फोर्स नहीं है कि आप फेस टू फेस उनसे डील कर पाओ। आपको क्या करना पड़ेगा, छोटी छोटी यूनिट बनानी पड़ेगी और टैक्टिक्स यूज करनी पड़ेगी, मार के भाग जाने वाली बात। ठीक है, वो गाँव में देसी कहावत है ना, मार के भाग जाओ खा के सो जाओ, वो सबसे बेस्ट है। ठीक है, न्यू डेमोक्रेसी के बारे में बात करते हैं। तो न्यू डेमोक्रेसी किस हिसाब की डेमोक्रेसी जो माओ आपके लेके आते हैं 100 फ्लावर कैंपेन में, कॉन्टेक्स्ट द चाइनीज रेवोल्यूशन, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ, ये अपनी ओन न्यू डेमोक्रेसी में अपना न्यू डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट लेके आते हैं, जिसमें वो सजेस्ट करते हैं ओवर थ्रू इंपीरियलिज्म के, इंपीरियलिज्म और फ्यूडलिज्म और ब्यूरोक्रेटिक जो कैपिटलिज्म है उसको क्या करना है, चाइना से उखाड़ फेंकना है। और चाइना एक इस्टेब्लिश करेगी गवर्नमेंट कम्युनिस्ट पार्टी, बट वुड भी इंक्लूड द क्लासेस, जिस हिसाब से वो 4 क्लासेस की बात करते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी में ये 4 क्लासेस होंगी, जो नेशनल बोर्जुआज हो गए आपके। ठीक है, थोड़े पुअर बोर्जुआज और आपके पेजेंट्री जो किसान है। ठीक है, दिस गवर्नमेंट वुड एम टू डेवलप इकोनॉमिक सोसाइटी। ठीक है, बिफोर मूविंग फुल सोशलिज्म।
कि यदि फुल सोशलिज्म की तरफ जाना है तो पहले हमें इकोनॉमिक और जो सोसाइटी में क्या करना पड़ेगा, डेवलपमेंट करना पड़ेगा। इसलिए वो बोलते हैं एक तो जो जो इकोनॉमिक रेवोल्यूशन की बात नहीं है, कल्चरल रेवोल्यूशन भी हमें सोसाइटी में लेके आना पड़ेगा। अब देखते हैं उनका जो नेक्स्ट है कि वो बताते हैं कि रेवोल्यूशन कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूस रेवोल्यूशन होना चाहिए, ठीक है, और कल्चरल रेवोल्यूशन होना चाहिए। जो कि आज को मैंने एग्जांपल दिया था, विगर जो कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी, उसका इंपैक्ट आज भी आपको जिनजियांग प्रोविंस में, जो तिब्बत के ऊपर है जस्ट नॉर्थ साइड, तो वहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। इसमें क्या है कि रेवोल्यूशन की बात करते हैं, कंटिन्यूस रेवोल्यूशन की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमें झलक मिलाई देगी आपकी कार्ल मार्क्स की, वो भी कंटिन्यूस रेवोल्यूशन की बात करते हैं। लेकिन यहीं पे हम ग्रामसी की बात करें तो क्या वो कंटिन्यूस रेवोल्यूशन की बात करते हैं? नहीं, वो कंटिन्यूस रेवोल्यूशन की बात नहीं करते। वो बताते हैं कि वॉर ऑफ पोजीशन हमें पहले बनानी पड़ेगी सोसाइटी में। क्यों? क्योंकि सोसाइटी में जो स्टेट है, कैपिटलिज्म, वो इस हिसाब से डेवलप हो चुका है कि लोगों को ये नहीं लगता कि स्टेट उनके अगेंस्ट है, जो कैपिटलिस्ट जो क्लास है वो उनके अगेंस्ट है, वो उनके हित में काम कर रही है। तो इसलिए जो हेगेमनी जो स्टैब्लिश हो गई है आपकी सोसाइटी में, उसके खिलाफ एक एंटी हेगेमनी स्टैब्लिश करनी पड़ेगी। तब जाके वॉर ऑफ पोजीशन जो आइडियोलॉजिकल वॉर है वो हमें सोसाइटी में स्टैब्लिश करना पड़ेगा। उसके बाद हम डायरेक्ट रेवोल्यूशन की तरफ जाएंगे। तो ये आपके ग्रामसी में जो रेवोल्यूशन था वो चेंजेस था। लेकिन माओ कंटिन्यूस रेवोल्यूशन की बात करते हैं, ठीक है, जिसमें वो क्या करते हैं, टू प्रिवेंट द राइज ऑफ न्यू एलिट एंड मेंटेन रेवोल्यूशनरी, कि इसी के बारे में बात करते हैं। वो बताते हैं कि आइडिया वर सेंटर कल्चरल रेवोल्यूशन की बात करते हैं। वो 10 साल 1966 से 1976 वेयर माओ एनकरेज मास मोबिलाइजेशन टू अटैक काउंटर रेवोल्यूशनरी एंड ब्यूरोक्रेट विद इन द आपका कम्युनिस्ट पार्टी। अब यहाँ पे थोड़ा उसी चीज़ की झलक मिल रही है हमें कि बता रहे हैं कि जो मास का ऐसे हिसाब से मोबिलाइजेशन करना कि जो कम्युनिस्ट पार्टी में ही जो आपके जो ऐसे ब्यूरोक्रेट या ऐसे एलीट क्लास जो लोग हैं, जो कि क्या है, जो कम्युनिस्ट पार्टी अपने ही देश अपनी ही पार्टी के खिलाफ है, उन पे अटैक करना, उनको एलिमिनेट करना, ठीक है। और वो बताते हैं ए ब्यूरोक्रेटिक क्लास वुड इमर्ज एंड बिट्रेइंग रेवोल्यूशनरी आइडियल्स। बेसिकली इसी के बारे में बात कर रहे हैं, जो देशद्रोही होंगे उनको मार गिराएंगे। कि सांप को बाहर निकालने के लिए हमने ये जो कैंपेन स्टार्ट की थी, एंड फ्लावर कैंपेन, वो उनके ही खिलाफ होगी, ठीक है। वो बताते हैं मास लाइन के बारे में बात करते हैं। मास लाइन का कॉन्सेप्ट वो देते हैं, जिसमें वो क्या करते हैं, क्लोज रिलेशनशिप बताते हैं बिटवीन कम्युनिस्ट पार्टी एंड द मासेस, कि मासेस और जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके बीच में कितना क्लोज रिलेशनशिप है। इसमें वो आर्ग्यू करते हैं पार्टी शुड ड्राइव इट पॉलिसी फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस, कि जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है वो जो भी पॉलिसीज बनाएगी वो एक्सपीरियंसेस और नीड्स ऑफ द पीपल, देन रिफाइन द इम्प्लीमेंट दीज पॉलिसीज वे टू सर्व द पीपल्स इंटरेस्ट। कितनी कमाल की बात है कि ये कह रहे हैं कि जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है वो कोई भी पॉलिसी आपकी बनाएगी वो इस हिसाब से बनाएगी कि वो लोगों के हित में हो। लोगों के हित में तो कहीं से नहीं लग रही आज के टाइम पे, यदि कम्युनिस्ट चाइना पार्टी आप देखें और उस टाइम पे भी देखें, बेसिकली यही है कि ये अपना पर्सनल मोटिव अपना फुलफिल कर रहे हैं। यहाँ पे लोगों की कुछ नहीं पड़ी इनको। द मास लाइन हैज बोथ मेथड ऑफ लीडरशिप एंड एंश्योर द रेवोल्यूशन रिफ्लेक्टेड आपके जेन्युइन नीड्स एंड एस्पिरेशन ऑफ पॉपुलेशन। बेसिकली इसी के बारे में बात कर रहे हैं वो, कि जो भी पॉलिसीज होगी, जो भी वर्क होगा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का, वो आपके लोगों के हित में होगा। लोगों की राय ली जाएगी, लोगों की क्या जरूरत है सोसाइटी में, इन सब चीज़ों को देख के ही जो पॉलिसीज क्या बनाई जाएंगी, ठीक है। सेल्फ रिलायंस की बात करते हैं रेवोल्यूशन में, कि आप आज के टाइम पे भी हम देखते हैं, लेकिन आज के टाइम पे जो चाइना +1 की स्ट्रेटेजी सभी अपना रहे हैं, ठीक है। अभी जो रेमेंट के जो CEO थे उन्होंने भी बताया था कि यदि आपको चाइना में जाना है तो चीप क्वालिटी के लिए जाना है, और यदि आप इंडिया जाएंगे आप तो वहाँ पे आपको वैल्यूज़ भी मिलेंगी और आपको क्वालिटी भी मिलेगी, ठीक है। तो चाइना +1 का स्ट्रेटेजी यही है कि चाइना अकेला क्या है, मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं है। +1 मतलब इंडिया भी एक हब है, जो आज के टाइम पे आप देख पा रहे हैं, ठीक है। सेल्फ रिलायंस की बात करते हैं। वो माओ ने ये जो चीज़ थी उसकी वजह से ही जो इनके बाद जो उनके जो चाइनीज़ लीडर आते हैं, मिस्टर डोंग पिंग, ठीक है, पिंग पोंग डिप्लोमेसी जो निकल के आती है बेसिकली निक्सन के टाइम पे, तो वो हम देखेंगे इंटरनेशनल रिलेशन में देखेंगे, खैर वो। लेकिन उसकी इस पॉलिसी की वजह से, सेल्फ रिलायंस की पॉलिसी से चाइना इतनी ग्रोथ करता है, इतने पैसे कमाता है, मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाता है, ठीक है। वहाँ पे जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए जाते हैं, तो ये सिर्फ सेल्फ रिलायंस पॉलिसी, ये बेस्ट पॉलिसी थी माओ की चाइना में, ठीक है। जिसमें वो क्या, दीज प्रिंसिपल्स शुड बोथ इकोनॉमिक एंड आइडियोलॉजिकल, एनकरेजिंग चाइनाज पीपल टू रिलाई देयर ऑन एफर्ट्स बिल्ड सोशलिज्म, ठीक है। और माओ फोकस करते हैं सेल्फ रिलायंस पे, ठीक है। रिएक्शन अगेंस्ट द फॉरेन डोमिनेशन, कि माओ कहते हैं कि जो भी कुछ है हमें अंदर ही प्रोड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। जो यदि हम बाहर के जो ताकतें हैं उनको अलाउ करते हैं तो उनकी कहीं ना कहीं जो चाइना की जो सॉवरेनिटी है उस पर डोमिनेंस आ जाएगी। अब हम देखते हैं उनके जो फेमस स्टेटमेंट, जिसमें वो बताते हैं, मोस्ट फेमस स्टेटमेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में आपसे पूछी गई है, कि पॉलिटिकल पावर ग्रोज आउट ऑफ बैरल्स ऑफ गन, कि पावर कहाँ से निकल के आती है, जो गन का जो बैरल है उससे निकल के आती है। नेक्स्ट है द पीपल एंड द पीपल अलोन द मोटिव फोर्स मेकिंग वर्ल्ड हिस्ट्री,
बेसिकली वो जो जो आपके किसान वर्ग है उसके बारे में बात करते हैं। जो नेक्स्ट है उनका 100 फ्लावर कैंपेन, कि लेट ए 100 फ्लावर ब्लूम, लेट ए 100 स्कूल ऑफ थॉट्स, कि यदि अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स हमें चाहिए। अब वो किस टाइप के थॉट्स चाहिए, जो माओ की ईगो को सेटिस्फाई करेंगे, उस टाइप के तो उन्हें थॉट चाहिए। बाकी और कोई थॉट की उन्हें ज़रूरत नहीं थी, बाकी को तो उन्होंने जेल में और मरवा दिया था। अब देखते हैं रेवोल्यूशन इज नॉट ए डिनर पार्टी, नॉट एन ऐसे, नॉट एन पेंटिंग, कि रेवोल्यूशन कोई डिनर पार्टी नहीं है, कोई ऐसे लिखना नहीं है, कोई पेंटिंग नहीं है। रेवोल्यूशन क्या है, वॉयलेंस है, बाय विच वन क्लास ओवर थ्रू अनदर, कि एक क्लास दूसरी क्लास को उखाड़ के फेंक देती है। वो बताते हैं ऑल रिएक्शनरीज आर पेपर टाइगर्स, कि जो रिएक्शनरीज है ना, जो रिएक्शन देते हैं सिर्फ, वो क्या है, पेपर टाइगर ही हैं। जो असली टाइगर है वो रेवोल्यूशनरीज है, वो किसान है। ठीक है, गोरिल्ला वॉरफेयर के बारे में बात बताते हैं कि गोरिल्ला मस्ट अमंग द पीपल वर द फिश स्विम्स इन द सी, सर्व द पीपल की बात करते हैं, जो कि कुछ भी आइडियोलॉजी बस एक है कि लोगों की आंखों के आगे पर्दा डालने वाली बात है, कि सर्व द पीपल बोल दिया गया कि हम आपको सर्व करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो अपना सेल्फ मोटिव सर्व कर रहे हैं। अब वो डेयर टू स्ट्रगल, डेयर टू विन, ये काफ़ी बार आपने देखा होगा। द एनिमी एडवांस, अब यहाँ पे वो गोरिल्ला वॉरफेयर की बात करते हैं। तो द एनिमी एडवांस वी रिट्रीट, हम उसके अगेंस्ट वर्क करेंगे। जैसे एनिमी कैंप करेगा, जहाँ पे कैंप करेंगे, जहाँ पे उनकी आर्मी रात के टाइम पे क्या करेगी, जहाँ रुकेगी उसको हम हरास करेंगे। एनिमी ट्राइज, हम अटैक कर देंगे। एनिमी रिट्रीट, वी परस्यू करेंगे। ठीक है, टू रीड बुक, अब यहाँ पे बताते हैं कि ज़्यादा बुक पढ़ना भी हार्मफुल है, क्योंकि उनको ये पता है कि यदि उनकी जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा बुक पढ़ लेगी तो इंटेलेक्चुअल क्या होंगे, निकल के आएंगे। और जितने इंटेलेक्चुअल आपके निकल के आएंगे तो वो क्रिटिसाइज करेंगे आपको, और आप क्रिटिसाइज होगे तो आपकी जो लीडरशिप है वो खतरे में आएगी। अब यहाँ पे वुमेन राइट्स के बारे में भी वैसे बात करते हैं। वुमेन होल्ड अप हाफ ऑफ द स्काई, बेसिकली इसी के बारे में बात करते हैं कि पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन आपकी औरतों को भी देना चाहिए चाइना की डेवलपमेंट में। इट इज़ राइट टू रिबेल, कि आप रिबेल कर सकते हैं, राइट है आपको। इसके बाद वो बताते हैं कि आप जो आपकी पैसिविटी है ना, फेटल टू अस, आवर गोल टू मेक, आपको खुद पैसिव नहीं होना है, आपका एनिमी को क्या करना है, पैसिव करना है। अब हम देखते हैं उनका क्रिटिसिज्म, जिसमें जो उनके जो नेक्स्ट जो नेता आते हैं ना, डैंग पिंग, वो भी उनको माओ को थोड़ा सा क्रिटिसाइज करते हैं। उसके लिए, किसके लिए, ग्रेट लीप फॉरवर्ड के लिए, जो उन्होंने जो कैंपेन स्टार्ट किया था कि जो जो आपकी जो खेती है ना, जो सोसाइटी जो आपकी खेती पे डिपेंड करती है, उसको बिल्कुल ही रेवोल्यूशन लाके आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन लाना है, और उनके कल्चरल रेवोल्यूशन है, उनके लिए उनको क्रिटिसाइज करता है कि जो माओ ने ये जो ग्रेट लीप फॉरवर्ड और कल्चरल रेवोल्यूशन लेके आए, इसकी वजह से क्या आ गया, आपकी फेमाइन आ गया, इकोनॉमिक डिजास्टर हो गया, और सोशल कैओस मच गया सोसाइटी में। जो नेक्स्ट जो लीडर हैं ये माओ के बाद जो आते हैं उनके, लेकिन इनकी वजह से ही चाइना की जो बहुत अच्छी ग्रोथ निकल के आती है। ठीक है, वुल्फ अप्रिशिएट तो करते हैं माओ को, लेकिन क्रिटिसाइज भी करते हैं उनके ऑथोरिटेरियन नेचर को, कि किस हिसाब का जो कम्युनिस्ट पार्टी को ही वो सारी पावर देते हैं, और खुद जो पावर है उसका इंजॉय करते हैं, कि ऑथोरिटेरियन नेचर आप करते हैं। लैक ऑफ डेमोक्रेसी ऑफ वर्कर्स कंट्रोल, ये वहाँ पे जो डेमोक्रेसी वैल्यूज़ है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ है, उसका कोई मतलब नहीं है। सैन क्रिटिसाइज करते हैं, जो भुखमरी उनके वहाँ पे आती है, अकाल जो पड़ता है ड्यूरिंग द ग्रेट लीप फॉरवर्ड, जिसमें सबसे पहला इवेंट क्या बताया था, 4 पेस्ट कैंपेन, मैंने आपको बताया था। ठीक है, जिसमें वो बताते हैं कि माओ ने अलाउ नहीं किया फ्री फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन, और क्रिटिसिज्म को क्या किया, क्रिटिसिज्म दैट वुड प्रिवेंटेड द डिजास्टर, कि जो लोग इस डिजास्टर को रोक सकते थे उनको क्या कर दिया, उनको दबा दिया गया, कि ये वही इंटेलेक्चुअल है जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और चाइना की डेवलपमेंट नहीं चाहते, जो मेरी डेवलपमेंट नहीं चाहते, तो उनको सभी को या जेल में डाल दिया, मरवा दिया। इसकी वजह से क्रिटिसाइज करते हैं कि आपने उस टाइम पे यदि फ्री फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन की होती तो ये इतने बड़े डिजास्टर चाइना में नहीं होते। कार्ल पॉपर उनको क्रिटिसाइज करते हैं माओ को, माओ का जो फॉर्म ऑफ हिस्टोरी आपका हिस्टोरिसिज्म है उसके लिए क्रिटिसाइज करते हैं। वेयर इज पोस्ट टू अंडरस्टैंडिंग द हिस्टोरिकल लॉज जस्टिफाइज ऑथोरिटेरियन, बेसिकली ऑथोरिटेरियन कंट्रोल, जिस हिसाब की जो टेंडेंसी वो लेके चलते हैं कम्युनिस्ट पार्टी की और कम्युनिस्ट पार्टी में खुद की, तो वो एक अथॉरिटेरियन नेचर है जो सोसाइटी को क्या करते हैं। कार्ल पॉपर की तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है आपकी ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज, जिसमें वो क्रिटिसाइज किस किस को करते हैं, एक तो आपको प्लेटो को करते हैं, एक हीगल को करते हैं, एक मार्क्स को करते हैं, तीनों को अपनी उस बुक में क्रिटिसाइज करते हैं कि ये तीनों ही ओपन सोसाइटीज़ के एनिमी हैं। इस हिसाब से ही माओ को भी क्रिटिसाइज करते हैं आपका जो ऑथोरिटेरियन कंट्रोल की वजह से। तो यहाँ पे मैं आशा करता हूँ कि आपका माओ कंप्लीट हो गया होगा, आपको अच्छे से जो इवेंट हुए माओ के टाइम पे वो अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे। माओइज्म और मार्क्सिज्म के बीच में क्या बड़े डिफरेंसेस हैं ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और यदि कंटेंट आपको अच्छा लगा है तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने जो साथी हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं ये जो लेक्चर्स हैं, ठीक है। और यदि आपको कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए इनमें तो लाइक सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में फीडबैक दीजिए कि कैसे हम अपने कंटेंट को इंप्रूव कर सकते हैं और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।